एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहला न्योता, सबसे पहले बुलावा हम लोग गणेश विनायक जी की करते हैं। तो उसी के लिए आज का ये जो हम लोग शुभ कार्य, जो सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। ये पहली प्रैक्टिस सेट श्री गणेश जी को ये डेडिकेट करते हैं और साथ ही साथ सरस्वती माता जी से बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रति जो भी रुकावटें हैं वो रुकावटें जल्द से जल्द सही, सब कुछ सही हो जाए और आप लोगों का जो अपना सपना है इस शिक्षक बनने का, वो भी बहुत ही जल्द आप लोगों की पूरी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फाइनली आज के इस प्रैक्टिस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग झारखंड के कुछ प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, झारखंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे कौन सा कथन है जो कि वह असत्य है। कथन इस प्रकार आप लोग के समझ है। पहला कथन है दुमका जिला की सीमा बिहार से मिलती है। अगला कथन है गुमला जिला की सीमा उड़ीसा से मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि कथन असत्य है। तो यहाँ पे दुमका जिला का सीमा बिहार से मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे झारखंड का आई होप सो कि आप लोगों ने मानचित्र तो याद ही किया होगा। सबसे पहले दुमका की बात करते तो यहाँ पे हमारा दुमका है और ये दुमका है जो कि वो बिहार से सीमा को साझा करता है। ये बिल्कुल सही कथन है। और साथ ही साथ यदि हम लोग गुमला का लोकेशन का बात करते हैं तो गुमला का लोकेशन कहाँ पे है। गुमला का लोकेशन यहाँ पे हम लोग को गुमला देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को गुमला देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है, उड़ीसा से मिलती है। उड़ीसा हमारा यहाँ पे है। तो गुमला है जो कि ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, ना कि उड़ीसा के साथ। यानी कि जो ऑप्शन बी कथन है वो हमारा असत्य कथन है और जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग को बी में ही देखने को मिल रहा है कि बी वाला ऑप्शन हम लोग का रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, मयूराक्षी, दामोदर। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित, देखिए प्रश्न, यदि झारखंड की सबसे लंबी नदी बोले, सबसे बड़ी नदी बोले या फिर सबसे प्रदूषित नदी बोले तो तीनों केस में दामोदर नदी इसमें सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की सबसे लंबी, झारखंड की सबसे बड़ी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी ही दामोदर नदी है। स्वर्णरेखा नदी की विशेषता हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न ये इस प्रकार पूछा जाता है कि झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है वह नदी कौन सी है। तो वह नदी है स्वर्णरेखा नदी। नदियों के उद्गम स्थल से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल यदि हम लोग बात करते हैं, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो दामोदर नदी का उद्गम चूल्हा पानी टोरी क्षेत्र लातेहार से हुआ है। दामोदर नदी, दामोदर नदी का पूरा यदि हम लोग ओवरऑल लंबाई बात करते हैं तो 592 किलोमीटर। बट झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। स्वर्णरेखा नदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम स्थल हुआ है वो नगड़ी क्षेत्र, नगड़ी रांची से हुआ है। कहाँ से, नगड़ी छोटा नागपुर से हुआ है स्वर्णरेखा नदी का उद्गम, जो कि एक स्वतंत्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। मयूराक्षी नदी की यदि हम लोग विशेषता बात करते हैं तो मयूराक्षी नदी का जो उद्गम स्थल है वह त्रिकुट पहाड़ी देवघर से उद्गम होता है और ये झारखंड की एकमात्र नदी जो कि नौका गम्य, जिसमें कि नाव चलने योग्य नदी है, एकमात्र नदी वो है मयूराक्षी नदी। उत्तरी कोयल नदी की यदि हम लोग बात करते हैं तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल पिस्का रांची से हुआ है। कहाँ से, पिस्का रांची से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि अगला प्रश्न है बेमेल करे। यहाँ पे आप लोगों को मिलान करना है तीसरे प्रश्न में। तो हुंड्रू हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो हुंड्रू जलप्रपात, बेमेल का चयन करें, यानी कि जो सही मिलान नहीं है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। पचघाघ
जलप्रपात बनाई नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। नागफेनी शंख नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। बट सुखल दरी की बात करते हैं, ये उसरी नदी पर है, तो नहीं, ये हम लोगों का रॉन्ग आंसर हो जाता है। अगला चौथा प्रश्न है, सही कूट मिलान करें। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग प्रश्न आप लोगों की समझ है। उधवा पश्चिम बिहार ये कहाँ अवस्थित है? साहेबगंज में अवस्थित है। पहला का पहला ही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पालकोट। तो पालकोट कहाँ पे है? गुमला में। लावालौंग ये चतरा में है। और ईचागढ़ पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां। तो ये ऑप्शन हम लोग को किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। पहला, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला आप लोगों का 5वां प्रश्न हो जाता है इस प्रकार। फिफ्थ प्रश्न है, इनमें से कौन सा मृदा हजारीबाग में पाई जाती है? इनमें से कौन सा मृदा है जो कि वो हजारीबाग में पाई जाती है? रेतीली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, उपयुक्त सभी। तो हजारीबाग क्षेत्र में यहाँ पे रेतीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 400 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर, 650 मीटर। तो हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। अगला प्रश्न है, कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गुमला, पलामू, रांची या फिर पश्चिमी सिंहभूम। तो कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई ये आप लोग का गुमला में सर्वाधिक होता है। ट्रिक इस प्रकार आप लोग याद रख लीजिएगा, जब हम लोग कुआं से बाल्टी से पानी निकालते हैं, कुआं में बाल्टी से पानी निकालते हैं, तो बाल्टी से पानी निकाल करके कहाँ रखते हैं? गमला में। गमला से को लिंक कर लेना आप लोग को गुमला। तो सर्वाधिक सिंचाई कुआं से, और कुआं से भी सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में? गुमला जिले में। और प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि जो आप लोग का सिंचाई है चपानल, जो चपाकल है, चपानल है, इससे चपानल से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इससे आप लोग इस प्रकार लिंक याद कर लीजिएगा, लोहरदग्गा में। कहाँ पे? लोहरदग्गा में। चपाकल, चपाकल जो बना होता है किस मटेरियल से बना होता है? तो लोहा धातु से चपाकल बना होता है, और लोहा से लिंक कर लेना है लोहरदग्गा। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है, तालाब से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह देवघर जिले में। इसे किस प्रकार से लिंक कर लेना है कि जो अधिकांश तालाब है वो घरों के किनारे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश तालाब घरों के किनारे बनाए जाते हैं। किस लिए बनाए जाते हैं? ताकि जब आप तालाब में जो भी मछली पालन या जो भी पालन करते हैं, वो रात में आप लोग का चोरी ना हो जाए, इस डर के कारण से तालाब अधिकांश घरों के सामने बनाए जाते हैं। तो घरों के सामने से लिंक कर लेना है देवघर। तालाब से सर्वाधिक सिंचाई देवघर में, और नहर से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? सिंहभूम में। तो नहर में पानी पीने के लिए कौन जाता है? सिंह राज यानी कि शेर। तो नहर में सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में। इस प्रकार आप लोग को लिंक करके याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड को कोकरा कहा जाता है। झारखंड को कोकरा कहा जाता है आयने अकबरी में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, विष्णु पुराण में या फिर महाभारत में। तो आयने अकबरी में झारखंड को कोकरा के नाम से पुकारा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतीन वाघा कहा जाता है? विनय सिंह, राम विनोद सिंह, निर्मल बनर्जी, ए.के. रॉय। तो हजारीबाग का जतीन वाघा के नाम से कौन जाने जाते हैं? राम विनोद सिंह। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन ग्रंथों में झारखंड के किस वंश के राजा को जमींदार ए खां आलम अर्थात हीरे के खान का मालिक कहा गया है? सिंह वंश को, रक्सेल वंश को, चेरो वंश को या फिर नाग वंश को। तो किस वंश को कहा गया है? नाग वंश को। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो, पढ़ा, मुखिया या फिर माझी। तो संथालों में गांवों के प्रधान को क्या चीज कहते हैं? मांझी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति सिंदूरिया तथा तेलिया वर्ग में विभाजित है? इसमें से कौन सी जनजाति है जो कि वो सिंदूरिया तथा तेलिया वर्गों में विभाजित है? ऑप्शन इस प्रकार आप लोग के हैं, बंजारा, बिरजिया, गोड़ाइत या फिर विदिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है विरजिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है।
तो मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? गोनोंग टंका, अरंडी, खूंट, परहा। मुंडा जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसे गोनोंग टंका के नाम से जाना जाता है। चेरो जनजाति की भाषा निम्न में से क्या है? बांग्ला, हिंदी, मुंडारी, सदानी। तो चेरो जनजाति की जो भाषा है वह भाषा है सदानी भाषा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? किस भाषा को? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका भाषा को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देवता, शिकारी, मनुष्य या फिर प्राचीन निवासी। कुड़ुक शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है मनुष्य। झारखंड की किस महिला को लेडी टार्जन के नाम से भी जाना जाता है? जमुना टुड्डू, अरुणा मिश्री, दयामणि बारला या फिर छुटनी देवी। लेडी टार्जन के नाम से जानी जाती है जमुना टुड्डू। और छुटनी देवी किससे संबंधित है? तो डायन प्रथा से संबंधित है छुटनी देवी। दयामणि बारला की यदि हम लोग बात करते हैं तो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है दयामणि बारला। कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो कोयला भंडारण की दृष्टि से झारखंड की अवस्थिति बात करते हैं, झारखंड की अवस्थिति प्रथम फर्स्ट नंबर पे आता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न में अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो समान ज्ञान के प्रश्नों को हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है साइंस का, निम्न में से सही कथनों का चयन करें। इनमें से कौन सा कथन सही है, इसका चयन आप लोग को पूछा जा रहा है। शंट एक अधिक प्रतिरोध वाला तार होता है, पहला कथन है। रेक्टिफायर प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करता है, ये दूसरा कथन है। तो कथन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा कथन है वो हमारा सही है, यानी कि जो ऑप्शन बी वाला है केवल कथन वो सही है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कि बड़ा जी हम लोग पढ़ते हैं, इस बड़ा जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि यहाँ पे आप लोग को सुमेलित देखने को मिल रहा है? तो 1 बार बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? नहीं। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी होता है? नहीं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 किलो जूल होता है? नहीं। 1 डिग्री सेल्सियस पर 274 केल्विन होता है? तो ये बिल्कुल सही है, 273 होता है, बट एक आगे पीछे आप लोग को देखने को मिल जा रहा है। तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मछली बर्फीले जल में सुरक्षित अस्तित्व बनाए रखती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि मछली बर्फीले जल में भी सुरक्षित रहती है? तो इसका मुख्य कारण यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो झील के नीचे का पानी बर्फ में नहीं जमता है। जब आप लोग झील में देखते होंगे ऊपर का सतह का बर्फ बन जाता है, जम जाता है, उसके बावजूद भी मछलियाँ नीचे जीवित रहती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण सबसे कारण है कि झील के नीचे का पानी बर्फ नहीं जमा होता है, झील के नीचे का जो पानी होता है वो बर्फ में नहीं जमता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है, किन कारणों से रेफ्रिजरेटर में खाद्य सुरक्षित रहता है? किन कारणों से रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होता है उसमें खाद्य सुरक्षित रहते हैं? तो इसका मुख्य कारण है जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है, जैविकीय प्रतिक्रिया की दर में कमी करता है। अगला प्रश्न है, जिस रात को तूफानी हवा चलती है उस रात को ओस नहीं बनता है, क्योंकि आप अक्सर देखे होंगे जिस रात को पूरा तूफानी हवा, बहुत सारी हवा सरसराती हुई चलती है, उस रात को ओस नहीं बनती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? तो वाष्पीकरण तेज गति से होता है, उस रात को जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो तेज गति से होती है, यही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बेमेल का पहचान करें। जो गलत है उसका हम लोग पहचान करने हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, बिल्कुल सही बात है। लार का पीएच मान 6.5 होता है, ये भी सही बात है। नींबू का 2.2 होता है, ये भी सही बात है। बट शराब की बात करते हैं 8.1 पीएच मान होता है, नहीं, तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के मूल
जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील एक मिश्रातु है। इसमें लोहे के साथ क्या चीज़ मिलाया जाता है? जिंक, क्रोमियम, टीन या फिर तांबा। तो स्टेनलेस स्टील में हम लोग बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील में लोहा के साथ क्या चीज़ मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। आप देखते होंगे जंग नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगने का मुख्य कारण क्या होता है? यही क्रोमियम। जंग नहीं लगने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है और उसको कठोर मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक तरफ अयस्क है और एक तरफ उसके धातु है। तो कौन सा अयस्क किस धातु का है वो चीज़ यहाँ पे आप लोग को मैच करना है। कार्नेलाइट की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो कार्नेलाइट किस में हो जाता है? कार्नेलाइट ये अयस्क है किसका? पोटेशियम का। उसके बाद क्यूप्राइट यदि हम लोग बात करते हैं, क्यूप्राइट ये किस धातु का अयस्क हो जाता है? क्यूप्राइट तांबा का। बी का दूसरा हो जाता है। तो बी का दूसरा और ए का चौथा, बी का दूसरा और ए का चौथा, जो कि हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में ही यहाँ पे अलग देखने को मिल जा रहा है। जब दो ही ऑप्शन में हम लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आगे हम लोग को देखना ही नहीं है। इससे हम लोग को समय का भी बचत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, एलपीजी में प्रयुक्त होने वाले गैस है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो घर को हम लोग घरों में खाना बनाने रसोई रूम में यूज करते हैं, उस एलपीजी में कौन सी गैस मिलावट होती है? तो उसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और उसमें गंध के लिए मिथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे घरों में जब गैस लीक होने लगता है तो उसका जो सुगंध हमारे नाक तक पहुंचता है वो मिथाइल मरकैप्टन का सुगंध होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से पौधे ग्रेमिनेसी कुल में नहीं आते हैं? बाजरा, जौ, जय या फिर प्याज? तो प्याज। दूध में उपस्थित केसिन क्या है? दूध में उपस्थित केसिन क्या है? सुक्रोज, लैक्टोज, सेल्यूलोज या फिर प्रोटीन? तो जो केसिन उपस्थित होता है वो क्या होता है? वो प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने तथा उल्टी करने पर नियंत्रण रखता है? निगलने और उल्टी करने पर नियंत्रित कौन सा मानव मस्तिष्क का भाग इसमें साझा लेता है? सेरेबेलम, सेरेब्रम, पोन, मेंडुला ओब्लंगाटा। तो मेंडुला ओब्लंगाटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सपने को लंबे समय तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6, विटामिन सी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर विटामिन बी6। कई बार आप लोगों ने हाईलाइट प्रश्न इस प्रकार देखे होंगे कि जो विटामिन्स नेम है उसके साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों के लिए साइंटिफिक नेम बस एक सेंटेंस ट्रिक याद कर लेना है। सारे विटामिन्स के नाम हम लोगों को इसी एक सेंटेंस से याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है? रथ एक टॉफ़ी है। रथ एक टॉफ़ी है। तो विटामिन इस प्रकार आप लोगों को सीक्वेंस फॉर्म में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेना है, ए, बी, सी, डी, ई और के। रथ एक टॉफ़ी है। रा से ए को लिंक करना है, था से बी को, ए को, सी से, का को, डी से, टा को, ई से और फी से के को लिंक करना है। अब चलिए हम लोग इसके साइंटिफिक नेम को देखते हैं। तो आर से क्या लिंक करना है? रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए को रेटिनॉल वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। बी को थायमिन, तो था से थायमिन। सी को अस्कर्बिक, तो ए से अस्कर्बिक हो जाता है। उसके बाद डी को कैल्सीफेरोल नाम से जाना जाता है, तो का से कैल्सीफेरोल। ई को टेकोफिरोल, जो कि टा से टेकोफिरोल और विटामिन के को फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, तो फी से फिलोक्विनोन। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो आप लोग का विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी ये आप लोग का वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में ये मिले घुले होते हैं। और जो विटामिन ए है, सी है, डी है, ई है और के, यानी कि अड़ेक, ए डी ई के, ये चारों विटामिन आप लोगों के फैट सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये फैट में ये सोल्यूबल होते हैं। हो सके तो इस ट्रिक का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अन्यथा आप अपने नोटबुक में इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मात्र एक सेंटेंस से आप लोग के सारे प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे।
रथ एक टॉफ़ी है। और इसी प्रकार का सेंटेंस जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो यही इसी टाइप के जब आप किसी चीज़ को कोडिंग के माध्यम से याद किए हुए रहते हैं तो वही चीज़ आप लोग के सबसे तुरंत माइंड में हिट करता है और वो कहीं ना कहीं कारगर भी साबित होता है। अब आगे के प्रश्न जो हम लोग समान अध्ययन से प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारत की अफगानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? 699 किलोमीटर, 206 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 199 किलोमीटर। तो कितनी लंबी सीमा रेखा बनाती है अफगानिस्तान के साथ? 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीएम डिवाइन योजना का संबंध उत्तर पूर्वी भारत के विकास से है। अगला प्रश्न हम लोग देखिए, ये आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड आप लोग का प्रश्न पूछा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 2023-24 की भारत का वास्तविक आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है वृद्धि कितना अनुमानित किया गया है? तो कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमानित किया गया है? 6.5%। ISFR 2021 के अनुसार जो 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है, भारत के कुल वनावरण एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? पूरा भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो पूरे भारत में जो कि ये 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक कितना है? 24.62%। 24.62%। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है, भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? भारत में लिपि की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता से भारत में लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म है जो कि वह सुमेलित है? जब इन चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को देख पा रहे होंगे कि जो प्रिंसिपिया पुस्तक है ये न्यूटन के द्वारा ही लिखा गया है। इसके अलावा सारे ऑप्शन हम लोग के यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देश और उसकी राजधानी। तो कतर की राजधानी दोहा बिल्कुल सही है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका ये भी सही है। सीरिया की राजधानी दमिश्क ये भी सही है। दक्षिणी सूडान का खार्तूम तो ये हम लोग का यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ताइवान की मुद्रा क्या है? डॉलर, युआन, येन या फिर ताई? ताइवान का डॉलर, ताइवान का जो मुद्रा होता है वो डॉलर होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ? 1890, 1894, 1904, 1899। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ है वो 1894 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न है, हर घर दस्तक अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? हर घर दस्तक तो इसका संबंध किससे है? ऐसे लोगों को उनके घर पर कोविड वैक्सीन का टीका लगाना जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है या दूसरी खुराक का समय अधिक हो गया है, ये हर घर दस्तक से रिलेटेड योजना है। अगले प्रश्न को देखते हैं, उचित मिलान करें। यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है संस्था और संस्थापक। तो अभिनव भारत ये इसके संस्थापक कौन है? अभिनव भारत के संस्थापक है BD सावरकर। पहला का चौथा ऑप्शन जो कि हम लोग C और D। इस प्रकार जब मैच द फॉलोइंग देखने को मिलता है तो एक सबसे आसान को चूज कीजिए और उसी से आप लोगों को वहाँ पे एलिमिनेट करने का प्रयास करना है ऑप्शन को। पहला तो एलिमिनेट हम लोग का हो गया है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है वो क्या है? वेलूर मठ। वेलूर मठ इसके संस्थापक हैं। वेलूर मठ के संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। यानी सी का पहला, सी का पहला तो सी का पहला तो हम लोग को फिर वही सी और डी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं गदर पार्टी। इसको गदर पार्टी तो इसके संस्थापक है लाला हरदयाल। तो डी का दूसरा और डी का दूसरा जो कि सिर्फ ऑप्शन डी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। बाकी बच गया जो अनुशीलन समिति, इसके संस्थापक है वरिंद्र घोष। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है। त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित है सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो त्रिरत्न से संबंधित है जैन धर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान करें। फिर उसी प्रकार मिलान यहाँ पे आप लोगों को करना है। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे ऐसे ऑप्शन को देखने का प्रयास करेंगे जो कि सबसे आसानी तरीका से हम लोग को मिल जाए और ऑप्शन भी एलिमिनेट। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र के रचयिता हो जाते हैं कौटिल्य। पहला का ऑप्शन
4 हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी और डी में देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन हो? कल्हण। तो राजतरंगिणी के कल्हण, सी का पहला सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में ही देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे नहीं, जहाँ पे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बस वहीं से छोड़ करके हम लोग को आगे बढ़ना है, इससे हम लोग का समय का भी बचत होगा। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहीं पे रखते हैं। और हाँ, यदि इस प्रैक्टिस सेट में रीजनिंग और मैथ के भी क्वेश्चन यदि आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्रयास करने हम लोग करेंगे कि अगले प्रैक्टिस में यदि आप लोग का जिस प्रकार का आप लोग का रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा कि रीजनिंग और मैथ को भी इंक्लूड किया जाए, उसके अकॉर्डिंग अगले प्रैक्टिस सेट में मैथ और रीजनिंग को भी इंक्लूड किया जाएगा, पर वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, इसके पीडीएफ यदि आप लोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है टेलीग्राम ग्रुप का, आप डायरेक्टली वहाँ से जुड़ सकते हैं और इसके संपूर्ण जो भी प्रैक्टिस सेट है इसके पीडीएफ को आप लोग वहाँ से लोड कर सकते हैं।